हेडिंग लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को अपन सिंपल कॉम भी कहेंगे। इस चैप्टर को अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, लेकिन अपन इसे सेंटर ऑफ मास से ही जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ मास में अपन क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना 2 मिनट, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। देखो सेंटर ऑफ मास से पहले के चैप्टर्स को यदि अपन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो अपने पास मेनली जो अपन ने ऑब्जेक्ट को डील किया था ना, वो या तो हमेशा एक पार्टिकल अपन ने माना था, है ना, ब्लॉक भी माना था, उसे भी एक पार्टिकल की तरह ही ट्रीट किया था। लेकिन इस चैप्टर में अपन अब पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट, और वो भी लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। उस टाइप के ऑब्जेक्ट को अपन इस चैप्टर में डील करेंगे। कैसे कैसे क्या होगा, जैसे कुछ एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊं तो जैसे सपोज करो ये एक रॉड है, तो जब तुम रॉड के सेंटर पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इस रॉड का जो मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल आगे मूव करता जाएगा। बट इसी रॉड पे यदि मैं इसके सेंटर से कुछ ऊपर या कुछ नीचे कहीं भी फोर्स अप्लाई करता हूँ, कहीं भी एक सिंपल कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो इसका मोशन अब पहले जैसा नहीं होगा। समझ रहे हो, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है अब चीजें बदल जाएंगी। क्यों बदलेंगी? क्योंकि अभी तक जो भी अपन काम कर रहे थे वो जाने अनजाने में उसके सेंटर ऑफ मास पे ही काम कर रहे थे, लेकिन अब अपन उस सेंटर ऑफ मास के आगे पीछे के पार्टिकल्स को भी देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा मतलब है कि पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। तो ये तुम हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास जिस भी पॉइंट को अपन कहते हैं वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि इन 4 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तुमको बीच में होगा। तो क्या मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यदि मैं फोर्स अप्लाई करूँ, इस वाले पॉइंट पे मैं कहीं भी कोई भी फोर्स अप्लाई करता हूँ, कहीं भी कुछ भी करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना कि इन चारों ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो तुमने तुमने ऐसा बोला है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इस वाले पॉइंट पे तो कुछ भी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। मैं ऐसा कहूँ कि इन चारों पे इक्वल फोर्स लगाने की बजाय मैं 4F इस पे लगाऊं, तो कुछ इफेक्ट तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास पहले माइंड में 2-3 लाइन क्लियर कर लो, 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर लो कि सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट कौन सा है कि सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट और इट मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है। अब ये सेंटर ऑफ मास आखिर आया कैसे दिमाग में कि इसे सेंटर ऑफ मास को अपन क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो देखो सिंपल समझना है। सपोज करो एक अपने पास कोई रॉड है, ठीक है, रॉड को अपन ने एक एंड को पकड़ के इस वाले एंड को पकड़ के मैं हवा में फेंका हूं एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। तो इसी डायग्राम को यदि मैं छोटे डायग्राम से तुम्हें दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का मुझे डायग्राम देखने को मिला। एक बार ड्रॉ कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले इस रॉड को अपन ऐसे फेंका, फिर बाद में कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से ये अलाइन होता गया। तो इस रॉड को ना मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक ए बी और सी पॉइंट से। तो मैंने नोटिस करा कि जो बी पॉइंट है ना वो हमेशा जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया है, ये ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, और ये ट्रेजेक्ट्री उसी के इक्विवेलेंट है। यदि मैं इस रॉड को एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करता, एक मास, एक पॉइंट मास से रिप्लेस करता और सेम वेलोसिटी से थ्रो करता, तो मुझे सेम ऐसा ही ट्रेजेक्ट्री मिलता।
तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो एबीसी मतलब एक रॉड है, तो रॉड में भी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका बिहेवियर इस रॉड के एक कोई इसी के इक्विवेलेंट पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो, उसी के बिहेवियर के बराबर होगा। इसी के बिहेवियर जैसा अपने को बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आता है कि क्यों ना अपन इस रॉड को एज अ पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लें और चीजों को सॉल्व कर लें। मैं बता दूं, ये सब जो भी अपन काम करेंगे लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है कि हर केस में अपन ये काम कर सकते हैं, ये गलत होगा फिर, ठीक है। कुछ कुछ सेक्शन में आसान कर देता है, कुछ कुछ सेक्शन में ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर तुम्हें प्रॉपर मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास के बारे में आइडिया लगा क्या? तो ये इसका मैसेज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो सेंटर ऑफ मास में, पहले दो पॉइंट लिख लो। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लेना सेंटर ऑफ मास में, इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। और दूसरा, इट मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास में पहला पॉइंट लिखना इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, और दूसरा इट मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद फर्स्ट केस कैलकुलेशन ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब कि पार्टिकल्स इधर उधर फैले होंगे, उसको अपन डिस्क्रीट कहेंगे। दूसरा सेक्शन आएगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से होगा, जैसे रॉड, डिस्क, स्फीयर, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को अपन कंटिन्यूअस मास सिस्टम कह सकते हैं। तो पहला है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। देखना इसे कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखना। इधर एक्स एक्सिस है, इधर है वाई एक्सिस। सपोज करो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे अपन ने मास m प्लेस करा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। सिमिलरली बी कोई पॉइंट है जिसपे अपन ने m2 प्लेस किया हुआ है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है। तो यदि सेंटर ऑफ मास का x कॉम निकालना हो तो क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई टोटल मास। तो यहाँ दो ही सिस्टम है, दो ही पार्टिकल है, इसलिए अपन m1 और m2 को ही ले रहे हैं। और ज्यादा होगा तो अपन और ज्यादा को भी ऐड करके उसी से सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। वाईकॉम की बात करें तो m1 y1 m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली इसमें यदि मान लो कोई जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो जेड को हम क्या लिखते, m1 z1 m2 z2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में। नोट करना।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो इसी चीज को यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर कॉम अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉम आई कैप, वाई कॉम जे कैप एंड जेड कॉम के कैप। तो ये आर कॉम है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, आर कॉम को अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। नोट कर लेना ये भी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर कॉम कैलकुलेट करना है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 2,3 डिस्टेंस वगैरह सब कुछ मीटर में गिवन है। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है 2,-2 पे, और एक 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है -8,-2 पे। करो सॉल्व, आर कॉम वेक्टर कैलकुलेट करो। आया आंसर क्या, बहुत आसान है, जल्दी बता दो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक्स कॉम सॉल्व करेंगे। एक्स कॉम कैसे करेंगे, देखो 1 इंटू 2, मास 1, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, प्लस मास है 5, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई में एक्स में देखो 3 इंटू -8, साइन के साथ ही रखना, ये ध्यान रखना। टोटल मास कितना होगा, 5 3 8 प्लस 1 9, तो यहाँ से आएगा 10 प्लस 2 12, और इधर माइनस, तो यहाँ -12/9, तो -4/3, तो 4/3 आई कैप तो होगा ही कंफर्म, है ना। और फिर वैसे ही वाई भी अपन सॉल्व कर लेंगे। फाइनल आंसर बताओ, 4/3 माइनस के साथ आई कैप प्लस जे कैप क्या बता रहे हो, 13/9। यही सेम आंसर हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट तो नहीं करना है ना, सिंपल क्या कर रहे हैं देखिए, दिख रहा तुम्हें, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई टोटल मास, y के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई टोटल मास, और सिमिलरली z के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ बोलो। मास को साइन के साथ नहीं रखना।
रखना है ना, बिल्कुल रखना है। सर पहले वाले रखा है मैंने, देखो देखो यहाँ पे -8 रखा है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना -8। -5 भी तो है। ये -5 मास थोड़ी नहीं है, बस मैंने पॉइंट दिया है। नेगेटिव मास कब पॉसिबल होने लग गया? यस ये सर। सिर्फ पॉइंट, हाँ ये सिर्फ पॉइंट दिया गया था। देखना आगे। अच्छे क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा ही। बहुत ध्यान से देखना। एक हेक्सागन है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर आता हूँ इस पर। एक स्क्वायर है, मास m, 2m, 4m और इस तरफ है 5m। साइड लेंथ है a, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम स्मॉल m। स्मॉल m से सेंटर ऑफ मास के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। बताओ आंसर, बहुत आसान है। √3a/4। ओके, देखते हैं। 13/4। देखो देखते हैं। पहले तो अपन x को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? देखो पहले के लिए तो 0 ही हो जाएगा, प्रॉपर लिख देता हूं मैं। m इंटू 0। दूसरे के लिए क्या लिखोगे? 2m इंटू ए। तीसरे के लिए 4m इंटू ए और चौथे के लिए 5m इंटू 0। टोटल 9, 2 11 और 1 12। सही है ना? 12m। सॉल्व करोगे उधर से आएगा 2ma प्लस 4ma डिवाइड बाई 12m। mm कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा a/2। तो x कोऑर्डिनेट आया होगा तुम्हारा a/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 4m इंटू a प्लस 5m इंटू a डिवाइड बाई 12m। तो यहाँ से 5 और 4 कितना होगा? 9। तो 9ma डिवाइड बाई 12m, इससे कैंसिल होगा और a/3a/4 ये आ गया सिंपल। अब अपन डिस्टेंस सॉल्व करना है तो तुम्हें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से √x² तो a²/4 प्लस 9a²/16। बस इसी को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर है तुम्हारे सामने।
देखो किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो, बाकी समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। ऐसे ही किए थे ना, बस सिंपल अपन यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा a और इसका होगा 0 कॉमा a। तो जहाँ पे x है उसकी जगह x रखेंगे, बस m1 x1 m2 x2 करते हुए ऐड करते हुए सॉल्व कर लेंगे। क्या आगे बढ़े, क्या इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस और रिपीट कराने हैं या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट का मैसेज कर दो। ठीक है, ओके। तो इस टाइप क्वेश्चन तुम अब सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं अपन अच्छे क्वेश्चन से एक आध दो इस पे देख लेते हैं। एक हेक्सागन है अपने पास, देखना ऐसा, मास है m, 2m, 3m, 4m, 3m, 2m, इस तरीके से दिया गया है। और सेम क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करो फ्रॉम m। पहले अप्रोच बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एक्स एंड वाई एक्सिस से क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है, m से सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस बताना है अपने को। बहुत ही बढ़िया, गुड। कैसे करेंगे सॉल्व, साइड लेंथ a मान सकते हो, साइड लेंथ a है। क्या लगता है, सभी सबसे पहले सभी के लिए अपन कोऑर्डिनेट सॉल्व कर ले x एंड y, उसके बाद फिर m1 x1 m2 x2 करें, या फिर कोई और मेथड है तुम्हारे माइंड में तो बताओ। पहले सोचो इस क्वेश्चन को फिर पे सॉल्व आएगा ना करना स्टार्ट करना। सर, क्या कह रहे हो? सेंटर पे आएगा ना सर इसका मास तो। सेंटर पे क्यों आएगा भाई, मुझे बताओ, क्या सभी पे मास सेम ही है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सर। हम्म, जब सभी पे आइडेंटिकल रहता तो सेंटर पे कहते हैं ना। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। एक ने सही आंसर वैसे बताया है, बाद में उसी से पूछेंगे। ट्रायंगल बन रहा है क्या? ट्रायंगल नहीं, है हेक्सागन है, और हेक्सागन एक सिमेट्रिकल रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी तुम्हें पता भी होगी। चलो अब बताएगा आंसर अमित, बताओ कैसे सॉल्व करोगे तुम।
सर वो अपर हाफ के लिए बस कर लेते हैं, उसको सिमेट्री लगा के ऊपर के हाफ के लिए कर ले, और फिर क्या कह रहे हो? सिमेट्री तो सही है, बट उस सिमेट्री को अपन प्रोसीड कैसे करेंगे ये भी तो बताओ। सर चलो देखते हैं, गुड, देखते हैं। अप्रोच तो सही यूज कर रहे हो, बट उसको अपन एंड तक नहीं पहुंचा पा रहे। समझो ध्यान से। देखो, यदि कोई ऐसा सोचता है कि इससे 6 कोऑर्डिनेट्स निकाल के m1 m2 मतलब m1 x1 m2 x2 करूं, तो अप्रोच तो सही है, नो डाउट, बट सिंपल समझने की बात है कि इसके लिए टाइम बहुत लगेगा तुम्हें, है ना। इसके लिए तुम्हें टाइम बहुत देना होगा, जो कि ऑब्वियसली ये समझदारी तो है नहीं। फिर क्या करें? देखो सिंपल सोचो, यदि मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि यदि यहाँ पे m मास है और m मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? क्या बीचों बीच होगा क्या इसका सेंटर ऑफ मास? यस सर। कैसे पता? क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसके बिटवीन होगा। अच्छा, सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन तुम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो, तो तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, 2m 2m और 3m 3m। तो मैं क्या सोचूंगा कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहाँ पे होगा, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे होगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से मैं एक अलग से डायग्राम यदि ड्रॉ करूं, तो मुझे कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना। एक m तो यहाँ दिखेगा ही, एक 4m यहाँ दिखेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4m यहाँ दिखेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6m यहाँ दिखेगा। अब मेरे पास जो चैलेंज है वो ये कि मैं किसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कैलकुलेट करूं। देखो, इसमें से 2 का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0,0, और इसका कोऑर्डिनेट पता है 2a,0। ये कैसे? तो अपन ने सॉल्व किया सिंपल। तुम्हें पता है कि रेगुलर हेक्सागन में ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ठीक है। तो यदि मैं इसी ट्रायंगल को मैं साइड से ड्रॉ करूं, ये ट्रायंगल को यदि मैं साइड से ड्रॉ करके तुम्हें दिखाऊं, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है a cos 60 के बराबर, और a cos 60 किसके बराबर होगा? a/2। एंड सिमिलरली उधर से भी देखो तो ये भी होगा a/2। अच्छा, ये a/2, ये a/2 और ये a, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस अपन कितना कह सकते हैं? 2a। समझ पा रहे हो क्या तुम? तो इस तरीके से यदि मैं कोऑर्डिनेट देखना चाहूं, तो 4m का कोऑर्डिनेट होगा a/2, 0। इस 6m का कोऑर्डिनेट होगा 3a/2, 0। तो इन चारों का तुम्हें कोऑर्डिनेट यदि समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। पहले सिर्फ इन चारों का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। बहुत इजी है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, कोई नया काम नहीं किया है। हाँ, अब जैसे तुम्हें ये 4 का कोऑर्डिनेट पता लग गया, फिर तो बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे? m1 m2 m1 x1 m2 x2 करते जाएंगे, और तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ x से सॉल्व करना है। तो m इंटू 0, 4m इंटू a/2, 6m इंटू 3a/2 प्लस 4m इंटू 2a। टोटल मास कितना होगा? 5, 11 और 4 15। बस आंसर। इससे कैंसिल होगा और इधर आएगा 2ma प्लस 9ma प्लस 8ma डिवाइड बाई 15m। mm कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर आएगा 9 2 11 और 8 19, 19/15a। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो एक बार सिमेट्री पे जरूर सोचना कि क्या सिमेट्री से इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। रिपीट। देखो विशाल, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ तक तुम्हें कहीं डाउट है तो बताओ, पहले ये बताओ यहाँ तक में कहीं डाउट है? इसको किया कैसे प्रोसीड, देखो ध्यान से। इसको सिंपली ऐसे किया कि ये 2 मास, इन 2 मास को अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये देखो, ये 2 मास को प्लेस कर दिया। अब मुझे पता है कि इसके बिटवीन में होगा, यहाँ पे होगा।
अब मुझे इस ट्रायंगल को, मैं ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, तो ये डिस्टेंस ए के बराबर, ये एंगल है 60 के बराबर, तो मैं cos थीटा लगा के ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो a/2 आया। इधर से भी ये डिस्टेंस a/2 के बराबर है, तो जैसे मुझे ये डिस्टेंस a/2 पता लग गया, फिर मैं डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट के हेल्प से सबका कोऑर्डिनेट लिख लिया, और कोऑर्डिनेट लिखने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो गया। देखो ध्यान से, किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे 4m है तो उसको ब्रेक हाँ, कर हाँ। दे m+3m में, और फिर वो जो ओरिजिन पे m है उन दोनों के मिड में 2m वाला निकाल ले, और ये 2m का एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर वो मिडिल में उसके, और इधर 3m का एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो अब ये बिल्कुल सही सोचे हो, लेकिन तुम खुद सोचो, यदि ट्रायंगल बनता है तो फिर ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास, पता ही है बात तुम्हें, और सेंट्रोइड और इस बेस से तुम्हें डिस्टेंस निकालनी होगी, फिर कोऑर्डिनेट सॉल्व करना होगा। तुम सोचो कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, मतलब कितना होने वाला कैलकुलेशन, तुम खुद सोच के देखो। ये डिस्टेंस फिर कैसे निकालोगे, फिर इसमें प्लस माइनस करना होगा। ऑल्दो तुम कर सकते हो नो डाउट, बट अपने को ये भी तो देखना है ना, कैलकुलेशन कम से कम हो। यस सर। अप्रोच सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अपने को एक ये भी देखो, करने को तो अपन वैसे पहले भी कर सकते थे। इन 6 मासेस के अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, फिर m1 m2 मतलब सॉरी m1 x1 m2 x2 ऐसे करके अपन सॉल्व कर लेते, उससे भी आंसर आ रहा था। बट अपन ने इस मेथड को क्यों प्रेफर करा, कैलकुलेशन को सिंपल करना था ना। यस सर, आ गया। हाँ, इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, मतलब ये तुम्हें खुद उस देखो, कभी कभी क्वेश्चन के पैटर्न से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रहा हूँ मैं, बस एक बार कैलकुलेशन कराना है मेरा एम, बाकी कोई एम नहीं है। इधर है 5m, इधर 8m, 6m, 12m, 6m, 12m, सभी के लिए ए तुम्हें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेगुलर हेक्सागन है, और डिस्टेंस बिटवीन मतलब साइड लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5m। करो सॉल्व। फटाफट आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। आया क्या आंसर?
580/49, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। फाइव 80/49, बहुत बढ़िया। एक्स पे सिमेट्री हो तो तुम चाहो तो उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ना चाहो तो रहने देना, मतलब छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो 5m होता तो 5m तुम इसे यहाँ पे 10m को a,0 पे रख सकते थे, है ना। मान लो यहाँ भी 5m है, यहाँ भी 5m है, तो एक तुम कोऑर्डिनेट यहाँ पे 10m को a,0 पे रख सकते थे, बट उससे कोई खास फायदा नहीं होता। चलो सभी का सेम आंसर हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? 580/49 ही है क्या सभी का आंसर? चलो ठीक है। अब हेडिंग लिखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। अभी तक अपन डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए देख रहे थे, अब देखेंगे कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। देखो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऐसे भी इसे अपन कह सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 3 टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा है क्या? मास पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे अपन मास पर यूनिट लेंथ, इसको m/l और डिफरेंशियल फॉर्म में इसे dm/dx लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा है क्या? मास पर यूनिट एरिया, इसको सिंपल m/a लिख सकते हो या डिफरेंशियल फॉर्म में dm/da। रो है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है तो m/वॉल्यूम, इसी को अपन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? dm/dv। तो ये 3 टर्म पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है, रो, लैम्डा एंड सिग्मा, सही है ना। और ये है क्या? लीनियर मास डेंसिटी, एरियल, सरफेस कह सकते हो या फिर वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। ये 3 अलग अलग इसका नाम है, ध्यान से। चलो सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L, है ना। इसका अपन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहेंगे, ध्यान से देखना कैसे करते हैं कैलकुलेट। उससे पहले तुम्हें पता होगा तो x, अब मतलब x को हम अपन ने क्या लिखा था? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। इसी को मैं चाहूँ सिग्मा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, mi और i 1 से लेके n तक और डिवाइड बाई सिग्मा mi इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यदि तुमने इंटीग्रेशन को ध्यान से पढ़ा हो कभी, तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? एडिशन ही तो होता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, तो यही सिग्मा किससे रिप्लेस होगा? dm/x से, और फिर ये वाला सिग्मा dm से रिप्लेस होगा।
तो इस तरीके से मैं एक्स कॉम यदि मुझे सॉल्व करना हो तो सिंपल मैं क्या करूंगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इतना नोट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, तो सिमिलरली y को अपन क्या लिख सकते हैं, y कॉम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई और इंटीग्रेशन ऑफ dm, सही है। सिमिलरली z कॉम लिखना हो इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइड बाई dm। तो इस तरीके से अपन कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। देखो, बात कर रहे थे अपन एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए, तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस तरीके से समझो ध्यान से। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि इसमें मास m है और लेंथ कितना l और यूनिफॉर्म है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस। सोचना, पहले तो मैं x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूँ dx। अब सिंपल पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस dx एलिमेंट में मास कितना है, कैसे लिखें, तो l लेंथ में m मास है तो एक में कितना होगा m बाई एल, dx में कितना होगा तो m बाई एल इंटू डी। तो इस तरीके से dm आ गया m बाई एल इंटू डी। तो dm पता लग गया मुझे। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ से x को निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x इंटू डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सोच के बताओ, इस छोटे से एलिमेंट का यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो तुम कहोगे x कॉमा जीरो, तो इसका कोऑर्डिनेट तो x है और dm किसके बराबर है m बाई एल इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से l तक। नीचे dm की जगह क्या लिखोगे m बाई एल इंटू डी एक्स और लिमिट 0 से l तक। सॉल्व करने तो देखो m बाई एल तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, सही है ना। तो m बाई एल कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। ऊपर x dx है तो एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा और नीचे कुछ नहीं है तो सिंपल x बनेगा। इधर 0 से l और इधर भी 0 से l। सॉल्व करने के बाद आएगा l बाई टू। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि l बाई टू अपना क्या आया, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास l बाई टू का क्या मतलब है कि ये जस्ट सेंटर में होगा या फिर रॉड के जो डायमेंशन है उसके जस्ट बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तुम्हें ये समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, नोट करना।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप पे दे रहा हूँ। एक रॉड है एंड इस बार तुम्हें लैम्डा में फंक्शन गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें गिवन है। और ये एक्स कहीं इधर से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट है इधर l, 0 और इस तरफ का कोऑर्डिनेट है 0, 0। तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सकॉम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सकॉम। करो सॉल्व। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, वेरिएबल गिवन है तुम्हें लैम्डा और एक्स के टर्म्स में, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। थ्री L/4 आंसर बताया जा रहा है, मिस्टेक मत करना, सही आंसर चाहिए मुझे। चलो एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 2 स्टूडेंट का आंसर आ गया है, 1 मिनट और वेट कर लेता है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। थ्री L/4 सही आंसर है बिल्कुल। देखो ध्यान से कैसे करेंगे सॉल्व। देखो एक्सकॉम इक्वल्स टू सिंपल x, यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा एलिमेंट अपन मान लेते हैं और ये है dx, और इस dx का कोऑर्डिनेट होगा x, 0। तो यहाँ पे सिंपल आएगा x और dm को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा, जैसा कि तुम्हें याद होगा dm/dx भी लिखा था अपन ने, तो dm इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू dx। सिमिलरली नीचे लैम्डा इंटू dx। अच्छा, लैम्डा का जो फंक्शन गिवन है वो रख दो, नीचे जो गिवन है, बस इसी को सॉल्व करना, लिमिट 0 से l तक लगाना है। ध्यान से देखना, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इधर से आएगा x4 पे पावर 4,
लिमिट 0 से l, नीचे भी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इधर आएगा x³/3 0 से l। जब वैल्यू पुट करोगे इससे कैंसिल होगा और ये आएगा L4/4 इंटू 3/L3, इससे कैंसिल एंड आंसर 3L/4। तो यदि x कॉम चाहिए तो अपना आंसर है कितना 3L/4। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया हो या इसका मैसेज करो। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखेंगे अब। देखना, अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अपन सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखना, ऊपर लिख सकते हो तुम सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मास m रेडियस r गिवन है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मास m और रेडियस r गिवन है और इसके लिए सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखना। एक चीज नोटिस हमेशा करना, फिजिक्स में ना दो ही टाइप के इंटीग्रेशन मेनली आते हैं। एक जो तुमने यहाँ भी पहले सॉल्व किया लीनियर वाला ये, और अभी जो तुम एक सॉल्व कर रहे हो वो। मेनली ये दो टाइप का, यदि तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो ना तो फिर फिजिक्स में कभी भी इंटीग्रेशन में तो तुम नहीं फंसोगे, ये कंफर्म बात है। ध्यान से देखना क्या करेंगे कि एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो डी थीटा एंगल में जो मास है उसको अपन लिख रहे हैं साइड में। तो ये रहा अपने पास मास है डी थीटा एंगल में, समझो ध्यान से। और ये है dl, तो डी थीटा इक्वल्स टू dl/r लिख सकते हैं। तो dl इक्वल्स टू क्या आएगा r डी थीटा, जो कि बाद में कभी रिक्वायरमेंट आया तो यूज करेंगे, नहीं आया तो नहीं यूज करेंगे, बट ऐसे बता दिया मैंने। ठीक है, कोशिश ये है कि इसमें जो मास है उसे अपन सॉल्व करें। कैसे करेंगे, देखो पाई एंगल में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में कितना होगा m/पाई, डी थीटा में कितना होगा तो m/पाई इंटू डी थीटा, सही है ना। तो ये तो अपन ने dm सॉल्व कर लिया, ये अपने पास है dm। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस dm का मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम कहोगे x कोऑर्डिनेट तो r cos थीटा होगा एंड y कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा। ये कैसे सॉल्व करा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, रेडियस r के बराबर है पता है, तो ये डिस्टेंस है r cos थीटा और ये डिस्टेंस है r sin थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। तो इस तरीके से मैंने डीएम एलिमेंट का मास भी सॉल्व कर लिया और कोऑर्डिनेट भी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे। तो एक्स को हम लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई डीएम, सॉल्व करना है सिंपल। तो एक्स किसके बराबर है आर कॉस थीटा के, डीएम किसके बराबर है, डीएम है m/पाई इंटू डी थीटा के। लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक। कैसे, देखो इस छोटे से जो एलिमेंट है इसको तुम मिनिमम यहाँ रख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ ले जा सकते हो। तो मिनिमम एलिमेंट के लिए थीटा 0 और मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम दूरी पे जो एलिमेंट है उसके लिए थीटा 180। तो जो तुम्हारा लिमिट है वो कहां से कहां तक होगा 0 से पाई। इस लिमिट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले, लिमिट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। लिमिट का सिंपल सा मतलब है कि उस कंप्लीट जिस ऑब्जेक्ट को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कवर हो जाए। तो कवर होने का सीधा मतलब है कि एक बार उसके सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ जाओ और एक बार सबसे उसके हाईएस्ट पोजीशन पे चले जाओ, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो थीटा है वो लिख दो, यही अपना लिमिट हो गया। लिमिट रखने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। चलो, अब यहाँ पे यदि मुझे डीएम लिखना है तो तुम चाहो तो डीएम को न लिख के एम भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अब ऑब्वियसली समझ में आता है डीएम का इंटीग्रेशन तो मास ही होने वाला है ना।
तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे m से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, m से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो जो बाहर निकल सकता है उसको निकाल लेंगे, तो r बाई पाई इंटीग्रेशन में आएगा cos थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई। सोचो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन या माइनस साइन? cos का इंटीग्रेशन साइन या माइनस साइन, जल्दी बताओ। साइन। साइन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 0 बाई पाई, है ना। तो तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और समझ में भी आता है वैसे अपन लॉजिकली देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और वाई पे एक्स कितना होता है, 0। तो आना भी चाहिए था और आ भी गया। तो पहले इतना नोट करो, फिर अपन वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे। ऊपर लिख लेना सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सर हाँ बोलो। सर डीएम का इंटीग्रेशन 0 से एल किया होगा ना? डीएम का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे सिंपल डीएम रखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन तुम क्या लिखोगे, सिंपल एम लिखोगे ना। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि डीएक्स का इंटीग्रेशन करो तो क्या लिखोगे, सिर्फ एक्स। हाँ, यदि तुम और ज्यादा अच्छे डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि डीएम की जगह सिंपल ये रखो, डीएम की जगह तुम सिंपल ये रख लो जो अपन ने सॉल्व किया है, तो एम बाई पाई इंटू डी थीटा। तो एम बाई पाई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में डी थीटा आएगा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। तो यहाँ पे लिमिट रखोगे तो सिंपल पाई ही आएगा, तो इस पाई से पाई कैंसिल होकर फिर से एम आ जाएगा, है ना। सर नोट कर लिए हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिए क्या? ओके, चलो अब एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व तो हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं। देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो y कॉम की यदि अपन बात कर रहे हैं तो y में सिर्फ क्या चेंज आएगा, यहाँ पे r की जगह r साइन थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट है कितना, r साइन थीटा, ध्यान से देख सकते हो तुम।
और साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे तो साइन ही रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस रख दो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 0 से पाई, और इससे सॉल्व करोगे तो तुम्हें 2r/पाई दिखेगा। तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग के लिए यदि मैं कोऑर्डिनेट कहूँ तो 0,2r/पाई अपना फाइनल आंसर होगा। ये हो गया और नोट कर लियो तो आगे बढ़े क्या, इसमें कोई से स्टेप में डाउट हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट, इसमें जरा सा चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस क्या, ध्यान से देखना। अब सेमी सर्कुलर की जगह क्वार्टर सर्कल इस तरीके का गिवन है, ऐसा गिवन है। इसके लिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, x, y, मास m और रेडियस r गिवन है। करो सॉल्व जल्दी से। फाइंड x, y, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। वैसे आज पास 5th लेक्चर भी होगी ना, बाप रे कैसे करोगे यार, लगातार 5। नहीं, ये शायद इसी वीक के लिए, वो इसलिए है ना कि दीपावली में जो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे हमने 2 दिन की छुट्टी दे दी, तो उसी का कंपनसेट कर रहे हैं ये, ऐसा मेरा मानना है। कैसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल 2r/पाई, 2r/पाई, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। सेम इंटीग्रेशन पिछले जैसा ही, बस लिमिट चेंज करना है, बाकी कुछ भी नया काम नहीं करना है।
बिल्कुल सही आंसर है। चलो एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो थीटा एंगल पे एक सिंपल सा एलिमेंट काउंट करेंगे, डी थीटा, और इसका मास कितना होगा dm। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा dm इक्वल्स टू कितना होगा m बाई पाई बाई 2। अब ये एंगल पाई बाई 2 है इनटू डी थीटा। देखो सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज तुम यहाँ पे देखो, एक्स एंड वाई के अबाउट सिमेट्री है, तो तुम एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करो या वाई कोऑर्डिनेट, दोनों ही बराबर होगा, ये देख के ही लग रहा है। वैसे तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। एक्स की जगह r cos थीटा, m की जगह आएगा 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, और नीचे में एक m आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा, और 2r बाई पाई, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, और साइन 0 से पाई बाई 2। यहाँ से डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 2r बाई पाई। तो क्लियर कट में लिख सकता हूँ कि x कॉमा वाई होगा 2r बाई पाई कॉमा 2r बाई पाई। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब इसका एक जनरल कंडीशन देख लेते हैं। जनरल कंडीशन क्या है वो देखना ध्यान से। जनरल कंडीशन नेक्स्ट बताऊं क्या, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ और भी होगा। जनरल कंडीशन अपन नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। आज यहीं पे एंड करता हूँ, ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक के बाद 5th लेक्चर के लिए टाइम पे पहुंच जाना। मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, सर को मैं बोल दूंगा कि सर फिर से लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय, वेलकम।